फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। अभी तक जो हमने लास्ट में देखा था, हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाया था, वो था, मैंने आपको बताया था, फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। वो एंटिटीज जो डायरेक्टली सेल परचेज करते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, तो उनमें हम डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस के बाद क्या करते थे, हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट। वहां से हमें पता चलता था कि हमने कितने में गुड्स भेजे थे और उन गुड्स की कॉस्ट कितनी थी, जिसको हम बोलते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो वहां से फिर हमें निकलता था जीपी, उसको लेते थे पीएनएल में। वहां से हमें फिर उसमें सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस करते थे, सारे इनडायरेक्ट इनकम को ऐड करते थे, तो हमें आता था फिर नेट प्रॉफिट, और वो ओनर की कैपिटल में ऐड करते थे और फिर बैलेंस शीट बनाते थे। तो वो था बेसिकली जहां पे ट्रेडिंग करता था कोई भी एंटरप्राइज। जैसे मेरे एग्जांपल देता, मेरा रेडीमेड गारमेंट का स्टोर है, बट व्हाट इफ अगर मैं खुद से मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, तो वहां तो मैं परचेज नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं फैक्ट्री में जो गुड्स बनाता हूं, वो जो है, वो गुड्स जो मैं बेच रहा हूं, दैट इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। बट उसको कैसे बनाऊंगा, कि मुझे कितना खर्चा होगा उस पर, उसके लिए मैं एक अलग से अकाउंट बनाता हूं जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो आपको समझ आया कि अगर नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो ट्रायल बैलेंस के बाद डायरेक्टली बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बनेगा बैलेंस शीट। बट अगर एक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है तो वहां पे पहले एक और अकाउंट बनेगा जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। वहां से हमें पता चलेगा कि जो हमने गुड्स बना दिए उनकी कॉस्ट कितनी थी, तो वो फिर जाएगा कहां पे, ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर बोलेंगे ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स हमारे कितने थे, जो हमने गुड्स बना दिए इस साल, उनकी कॉस्ट कितनी थी, और लेस करेंगे कितने क्लोजिंग स्टॉक के गुड्स हमें बचे हुए हैं, और उसको दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। और यहां पे आपको मैं बता दूंगा, ब्यूटीफुल चीज है, अगर आपने अभी कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ ली थी तो वहां पे आपने जो बहुत सारी चीजें पढ़ी थी वो आप लिंक कर पाओगे। कुछ जगह पे आपको डाउट होता था कि सर वो तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो यहां पे आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्यों बोला था, वो एक आध चीज फैक्ट्री रेंट या बाकी चीज को लेके वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्रक्स निकला यहां पे कि जो एंटिटीज मैन्युफैक्चरिंग में करती है तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक और अकाउंट बनता है जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब अगर बोलूंगा क्यों बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, सर हम ढूंढना चाहते हैं कि जो गुड्स हम खुद बनाते हैं उनकी कॉस्ट कितनी थी, तो वो हम यहां पे सीखेंगे बनाना। बहुत ही आसान टॉपिक है, और इसके साथ हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स है ये पूरा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि नॉन मैन्युफैक्चरिंग हमें कर दिया, हमें रहता है मैन्युफैक्चरिंग, वो हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना। जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ट्रेडिंग अकाउंट शोज द ग्रॉस प्रॉफिट व्हाइल एज द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट शोज द कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड विच इंक्लूड्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है ना। तो जो जहां पे आप सोचो फैक्ट्री हो है, मैन्युफैक्चरिंग है, वहां पे क्या बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। और उस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से हमें पता चलेगा जो गुड्स हमने खुद से प्रोड्यूस कर दिया, हमने बाहर से नहीं लाए, हमने खुद से प्रोड्यूस कर दिए, उनकी कॉस्ट कितनी थी, और वो गुड्स हम फिर ले जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। अभी जो पूरा बनाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है ना। पर्पस क्या है, जैसे अगर मैं यहां से रीड आउट करूंगा, a manufacturing account serves the following functions. It shows the total cost of the manufacturing the finished products and sets out in detail with appropriate classification the constituent elements of the cost. It is therefore debited with the cost of the material. जो आप मटेरियल, अब क्या होगा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज में, देखो क्या होगा, सर हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। अगर मैं रेडीमेड गारमेंट की एग्जांपल देता हूं, अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं तो सिंपल बात है, मैं शर्ट्स, टी शर्ट जो भी है परचेज करूंगा, तो सारे परचेज को डेबिट करूंगा और फिर जाके उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाऊंगा, और ट्रेडिंग अकाउंट से मेरा फिर निकलेगा जीपी। बट व्हाट इफ मैं रॉ मटेरियल परचेज करता हूं, तो सर आप क्या करोगे, आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे, आपको वेजेस इनकर हो जाएगी, आपको फैक्ट्री का रेंट देना पड़ेगा, ये सारे खर्चे हो जाएंगे जो इंक्लूड हो जाएगा फिर उस कॉस्ट ऑफ गुड्स में। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अगर आपको याद होगा कॉस्ट अकाउंटिंग लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक शर्ट, जैसे ये शर्ट है, इसकी कॉस्ट निकालने के लिए इसमें क्या ऐड हो जाएंगे, तो हमने पढ़ा था सर इसमें हो जाएगा मटेरियल जो इसमें लगा, इसमें जो लेबर लगा, इसमें जो एक्सपेंसेस लगे। फिर मटेरियल में हमने पढ़ा था सर डायरेक्ट मटेरियल भी आएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल भी आएगा, एक्सपेंसेस में डायरेक्ट एक्सपेंस भी आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी आएगा, लेबर में डायरेक्ट लेबर भी आएगा, इनडायरेक्ट लेबर भी आएगा। वो हमने ऑलरेडी कवर कर दिया था जो मेरे कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर्स है। ठीक है। इट प्रोवाइड्स द डिटेल्स ऑफ द फैक्ट्री कॉस्ट, जो आपकी फैक्ट्री पे कॉस्ट होते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, जो हमने फिर बोला था प्राइम कॉस्ट एंड देन फैक्ट्री कॉस्ट, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करके, एंड फैसिलिटेट्स द रिकंसिलिएशन ऑफ द फाइनेंशियल बुक्स विद कॉस्ट रिकॉर्ड्स। जो आपके कॉस्ट रिकॉर्ड्स होते हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको फिर आप रिकंसाइल कर पाते हैं, अच्छा ये फैक्ट्री कॉस्ट इतनी हो गई, और वो उस तरह से फिर आपके पीएनएल में इतना सारा आ जाता है। ठीक है ना। अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में क्या आता है मेरे दोस्तों, सर किसी भी गुड के लिए, अगर मैं शर्ट की एग्जांपल दूंगा, इस शर्ट को बनाने में क्या क्या खर्चा लग गया, सर इसमें जो रॉ मटेरियल लग गया,
सर इसमें जो रॉ मटेरियल लगेगा वो इसमें आएगा। अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं तो आपको घबराने की बात नहीं है, हमें जो अकाउंट बनाना है वो लास्ट में इसमें आ जाएगा। सर इसमें जो रॉ मटेरियल लगा वो आ जाएगा। सर इसमें वेजेस लगे होंगे, हाँ इसमें वेजेस लगे होंगे। और सर इसमें क्या होगा, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लगे होंगे। मैंने आपको बोला था उस दिन कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर में कि मैन्युफैक्चरिंग वेज मटेरियल क्या है, जो इसमें मटेरियल लगा वो, और जिस बंदे ने इसको बनाया था उसको जो मैंने वेज पे कर दी वो आएगा डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेज। उसके बाद आएगा डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अगर ये सपोज लोटो की शर्ट है और मैं लोटो का लोगो यूज कर रहा हूं तो उनको मैं रॉयल्टी पे कर सकता हूं। तो सपोज मैं उनको 50 रुपए पर शर्ट की रॉयल्टी पे कर रहा हूं तो वो रॉयल्टी मेरा आएगा डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। उसके बाद डायरेक्ट ये आएगा, कोई भी अगर आपका डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगा वो, और इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस अगर होगा जो डायरेक्टली नहीं होगा, जिसमें आपका इनडायरेक्ट मटेरियल आ जाता है, इनडायरेक्ट लेबर आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो सारे ऐड हो जाता है, तो ये आपकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकलती है। अब आप बोलोगे कि रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम किया, ये कैसे हमें पता चलेगा? तो आपके पास ओपनिंग रॉ मटेरियल होगा, प्लस करोगे जो आपने इस साल परचेज कर दिया रॉ मटेरियल, और लेस करोगे जो आपका क्लोजिंग बचा है, वो आपका निकलेगा टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, और फिर बाकी एक्सपेंसेस ऐड करोगे तो आपको निकलेगा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जब हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। एक सिंपल सी इलस्ट्रेशन है, 1 लाख यूनिट्स बाय प्रोड्यूसर इन ए फैक्ट्री। एक फैक्ट्री में 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस किए गए हैं, पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट वाज 10 रुपीज। तो जो इसमें मटेरियल लगा उसकी कॉस्ट थी 10 रुपया, और पर यूनिट जो आपको लेबर लगी वो था 5 रुपया। पर यूनिट जो आपको लेबर लगी मेरे दोस्तों वो कितना था? 5 रुपया। तो आप अभी बोल सकते हो कि 10 और 5 कितना होता है? 15। और that apart it was agreed to pay royalty at the rate 3 per unit to the Japanese collaborator who supplied technology। जिस बंदे ने आपको टेक्नोलॉजी दे दी इसको प्रोड्यूस करने के लिए, आपने बोला कि आप उसको रॉयल्टी दोगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्योंकि अगर आप वो रॉयल्टी पे नहीं करोगे तो आप उसकी टेक्नोलॉजी यूज नहीं करोगे तो गुड तो बन ही नहीं सकता था, ठीक है ना। तो उसके लिए आपने क्या दे दी? 3 रुपया रॉयल्टी दे दी। कैलकुलेट द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब मुझे बता दो 1 लाख यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, तो जरा मुझे 1 यूनिट की बता दो। सर 1 यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे सर एक तो उसमें मटेरियल जो है वो लगा है 10 रुपया, सर इसमें लेबर जो है वो लगा है 5 रुपया, और इसमें रॉयल्टी जो है वो लगा है 3 रुपया। 10, 5, 15 और 3, 18। सर 18 रुपए तो इसमें 1 यूनिट में लगे। अब मैंने कितने यूनिट्स बनाए? 1 लाख। तो मेरी कॉस्ट कितनी होगी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट? सर मेरी कॉस्ट होगी 18 लाख। बहुत आसान है, ठीक है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? मैंने आपको बोला था कि इस जैसे इस शर्ट की एग्जांपल है, इसमें क्या होगा? इनडायरेक्ट मटेरियल लगेगा। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होगा? जैसे इसमें थ्रेड लगा होगा। डायरेक्ट मटेरियल जो डायरेक्टली आप एट्रीब्यूट कर सकते हैं, हाँ भाई इसमें ये वाला कपड़ा लगा है जो हमने इतने रुपए में लाया था, तो वो डायरेक्ट मटेरियल होगा। बट इनडायरेक्ट भी इसमें कुछ मटेरियल लग सकता है, जैसे इसमें तो सिर्फ ये धागा लगा होगा, बट अगर शर्ट होगी तो उसमें बटन्स और सारी चीज, इनको हम इनडायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। बट एट द एंड इट्स ऑल्सो ए डायरेक्ट कॉस्ट ना, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए तो डायरेक्ट कॉस्ट ही है। बट क्या है मटेरियल के कंटेक्स्ट में, या तो वो डायरेक्ट मटेरियल हो सकता है विच इज इजिली आइडेंटिफाइड, या इनडायरेक्ट मटेरियल। समझ आई बात? अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा पूरा, इट मींस आपने कॉस्ट अकाउंट के लेक्चर नहीं देखे, प्लीज वो कॉस्ट अकाउंट के लेक्चर देख लेना, तो आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी। उसके बाद क्या है? वेजेस। वेजेस डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी होता है। डायरेक्ट वेजेस मतलब कि हाँ इसको बनाने के लिए 5 बंदे थे तो वो जितने भी शर्ट्स बना दिए उन्होंने तो वो एलोकेट हो जाएगी। इनडायरेक्ट वेजेस सुपरवाइजर था, सुपरवाइजर सब कुछ देखता था, शर्ट्स को भी पैंट्स को भी, तो वो क्या बनेगा शर्ट के लिए? इनडायरेक्ट वेजेस। और उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो लगे, फैक्ट्री का रेंट। अब फैक्ट्री में शर्ट्स भी बनते हैं, पैंट्स भी बनते हैं, बाकी चीजें बनते हैं, तो उनका खर्चा भी तो जाएगा कुछ ना कुछ शर्ट में, दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और डायरेक्ट एक्सपेंस जो डायरेक्टली इसके लिए बना होगा, अगर मैंने इस शर्ट के लिए रॉयल्टी 50 रुपए दे दी तो डायरेक्ट एक्सपेंस बनेगा, और फैक्ट्री का जो रेंट है वो इसके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनेगा फॉर दिस प्रोडक्ट। बट कंपनी के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए दैट इज ऑल्सो ए डायरेक्ट एक्सपेंस, तभी अब वो कॉस्ट ऑफ गुड्स में ऐड हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड में ऐड हो जाएगा फैक्ट्री रेंट, बट नॉट एज एन डायरेक्ट एक्सपेंसेस बट एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस विच इज एट्रीब्यूटेबल टू दिस प्रोडक्ट ओनली। तो प्रोडक्ट के लिए तुम बोल सकते हो कंपनी के कंटेक्स्ट में वो डायरेक्ट एक्सपेंस था, तभी वो क्या हो जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स में जाएगा, इनडायरेक्ट पीएनएल में नहीं जाएगा। समझाई मेरी बात? मैं दोबारा से बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो फैक्ट्री का रेंट है वो गुड्स के कंटेक्स्ट में तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, मतलब इन द सेंस कि वो पीएनएल में नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस। अब कहां जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बन जाएगा वो। बट उस गुड के लिए अगर देखा जाए वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट तो नहीं लगा उस गुड पे वो फैक्ट्री का रेंट, बट इनडायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू दैट, तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स में तो ऐड हो जाएगा, बट डायरेक्टली उस प्रोडक्ट में नहीं लगेगा, इनडायरेक्टली सारे प्रोडक्ट्स पे लग जाएगा।
तो आई होप आपको इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस समझ आ गए। और एक और कंसेप्ट होता है बाई प्रोडक्ट का। अब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो मेरे दोस्तों, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, मैं एग्जांपल देता हूं शुगर इंडस्ट्री की। किसी में भी होता है, शुगर इंडस्ट्री में आपका काम होता है शुगर बनाना, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप जो गन्ना डालते हो, प्रोसेस होता है, लास्ट में शुगर तो निकलता ही, बट कुछ एक और चीज निकलती है जिसको मोलेसिस बोलते हैं, जिसके बहुत सारे यूज होते हैं। पेट्रोल वेट्रोल में भी शायद वो यूज किए जाते हैं, बहुत शायद वाइन वाइन बहुत जगह पे वो यूज किया जाता है, मोलेसिस यूज किया जाता है। या आप डेयरी वाली आपका है, डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हो, तो आप अगर बटर और कर्ड बनाते हो, ये सारी चीजें बनाते हो, या बटर और क्या चीज बनाते हो, आपको एक बाई प्रोडक्ट मिलता है जिसका नाम है बटर मिल्क। आपको समझा, बाई प्रोडक्ट जो आपको मेन प्रोडक्ट नहीं बनाना था बट वो निकल जाता है, उसको भी आप बेच सकते हो, उसको भी आप बेच सकते हो। तो जितने वैल्यू पे आप उसको बेचोगे या जितने वैल्यू वो बिक जाएगा, जिसको हम बोलते हैं रियलाइजेबल वैल्यू या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, उसको क्या करोगे आप? आपको बनाना था शुगर, अब आप निकालना चाहते हो शुगर की कॉस्ट, तो आप बोलोगे रॉ मटेरियल शुगर के लिए इतना लगा, परचेजेस इतनी, वो सब कुछ इतना लगा, बट वहां से जो एक बाई प्रोडक्ट निकला, तो उसको क्या करोगे? वो सपोज आपने जो शुगर के लिए जितना भी खर्चा कर दिया वो 1 लाख था, बट आपने जो ये वहां से मोलेसिस निकला या जो भी निकला, बगास जो भी निकला, वो जो गन्ना रहता है फिर पूछा बगास बोलते हैं उसको, और मोलेसिस जो वो निकलता है, सपोज वो आपने 10,000 में भेजा, तो आप अब दो कंफ्यूजन हो गए यहाँ पे। आप बोलते हो क्या हम बोलेंगे कि शुगर को कॉस्ट लगी ही टोटल में 90,000, या हम बोलेंगे नहीं शुगर बनाने के लिए हमें 1 लाख का खर्चा हो गया, तो कॉस्ट ऑफ द शुगर इज 1 लाख, बट यू हैव एन मिसलिनियस इनकम, इनडायरेक्ट इनकम 10,000। दोनों अप्रोच निकलते हैं, बट द करेक्ट अप्रोच इज जो भी बाई प्रोडक्ट से आपको पैसा मिल जाएगा वो आप इस मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट से लेस करोगे। समझ आई बात? तो अगर आपका बाई प्रोडक्ट कोई निकलता है, देखो एक होता है ज्वाइंट प्रोडक्ट, दूसरा होता है बाई प्रोडक्ट। तो डेप्थ में आपको नहीं जाना, बट मैं बोलता हूं एक होता है ज्वाइंट प्रोडक्ट, दूसरा होता है बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट हमें कभी भी इंटेंशन नहीं होता बनाने का, तो बाई प्रोडक्ट की जो वैल्यू आ जाएगी आपको, वो आप जो मेन प्रोडक्ट है उसी कॉस्ट से लेस करोगे, तो फिर आप बोलोगे नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स produced is this much amount, that is total expense incurred minus the realizable value of the by product। तो ज्वाइंट प्रोडक्ट का मैं एग्जांपल बोलता हूं आपको, और बाई प्रोडक्ट का। बाई प्रोडक्ट मैंने आपको बता दें, शुगर इंडस्ट्री में आपने शुगर केन डाल दिया, वहां से आपको क्या निकला? शुगर निकला, बट साइड में मोलेसिस भी निकला। आपका इंटेंशन था शुगर बनाना, मोलेसिस थोड़ा सा वैल्यू निकल गया, तो मोलेसिस इज अ बाई प्रोडक्ट। आपका इंटेंशन था आप दूध से पनीर बनाओगे या दूध से आप बटर बनाओगे, बट वहां से कुछ बटर मिल्क निकल गया जिसको छाछ बोलते हैं, तो दैट्स योर बाई प्रोडक्ट, ठीक है ना। इसी तरीके से ज्वाइंट प्रोडक्ट क्या होता है? सपोज हम क्रूड ऑयल डालते हैं, क्रूड ऑयल डालते हैं, यहां से निकलता है पेट्रोल और डीजल। सपोज ये 2 प्रोडक्ट निकलते हैं, दे आर ज्वाइंट प्रोडक्ट्स। एक क्रूड निकाल लगाया, यहां से निकला पेट्रोल और निकला डीजल, दे आर ज्वाइंट प्रोडक्ट्स। तो जितना भी कॉस्ट क्रूड का हो गया, वो जिस कैपेसिटी में, जिस क्वांटिटी में पेट्रोल और डीजल निकलता है, उस क्वांटिटी में उसकी कॉस्ट को डाला जाता है उसमें, ठीक है ना। अगर कुछ बेटर मेथड होगा तो उसके हिसाब से, अदरवाइज हम क्वांटिटी के हिसाब से उसको एलोकेट करते हैं। दे आर ज्वाइंट प्रोडक्ट्स। बट अगर कुछ और निकला बहुत ही छोटी क्वांटिटी में, उसको बोलते हैं, सपोज यहां पे नेफ्था भी निकलता है कुछ, हालांकि वो भी हमारा ज्वाइंट प्रोडक्ट होता है, बट अगर वो क्वांटिटी बहुत कम है और मेरा इंटेंशन नहीं था, हालांकि नेफ्था से बेहतर एग्जांपल है वैक्स निकलता है जो लास्ट में बचता है, बहुत ही मतलब क्रूड ना, बहुत मतलब विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है, उसको आप हाई टेम्परेचर पे क्या करते हो, गर्म करते हो, और फिर जो लाइट पार्टिकल्स है वो ऊपर जाते हैं, वो पेट्रोल निकलता है, उसके नीचे रहता है डीजल रहता है, ठीक है ना। तो ये दो तो निकल गए, जो बहुत ही फिर रहता है जो प्रोसेस नहीं हो पाता वो नीचे रहता है इन द फॉर्म ऑफ वैक्स। तो वैक्स आपका क्या बना? बाई प्रोडक्ट। तो पेट्रोल और डीजल के लिए कितनी कॉस्ट है? क्रूड माइनस जो वैक्स की आपकी रियलाइजेबल वैल्यू है, और वो फिर आप पेट्रोल और डीजल पे एलोकेट करोगे, जितने हिसाब से उसकी क्वांटिटी निकल जाएगी। आपको समझ आया बाई प्रोडक्ट और ज्वाइंट प्रोडक्ट का कंसेप्ट, ठीक है दोस्तों। एग्जाम के पॉइंट ऑफ से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पता होना चाहिए बाई प्रोडक्ट क्या होता है। अब फॉर्मेट क्या रहेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का?
जिस तरह से आप ट्रेडिंग अकाउंट होता है वहां पे आप बोलते हो ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेजेस और यहाँ पे सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, वैसे होता है। उसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है। बट अब यहाँ पे देखो जो भी सारे वो खर्चे होते हैं रिगार्डिंग फैक्ट्री वैक्ट्री वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सर आपने कितना रॉ मटेरियल परचेज किया था, तो आएगा टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल टू परचेजेस बाय क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल। बट उसके साथ साथ एक शॉर्टकट तरीका आप बोलते हो सीधे टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, आपने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम कर दिया। यहाँ आप यूनिट्स भी लिखते हो क्योंकि आपकी यूनिट्स बन जाते हैं, तो आप यहाँ पे यूनिट्स भी लिखते हो और अमाउंट भी लिखते हो। टू रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो ये तो खर्चा है ही। सपोज आपका रॉ मटेरियल हो गया 1 लाख रुपया, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ऐड हो जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, आपने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम कर दिया, ठीक है। तो ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। उसके बाद कितनी डायरेक्ट वेजेस लगी, सपोज 50,000 की वेजेस लगी। फिर आप बोलोगे कितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे, जैसे रॉयल्टी या कोई और डायरेक्ट एक्सपेंस लगा, सपोज वो भी 50,000, 2 लाख का खर्चा होगा। फिर फैक्ट्री के जो ओवरहेड्स लगे, जैसे रॉयल्टी आपको पे करना पड़ा है या आपने स्पेसिफिक कोई मशीनरी परचेज कर दी उसके हायर चार्जेस, तो फैक्ट्री में कुछ और खर्चे हो गए, फैक्ट्री की कॉस्ट, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री में जो मशीनरी है, अब फैक्ट्री की मशीनरी है उसका जो डेप्रिसिएशन लगेगा दैट विल बी आल्सो पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड। जो फैक्ट्री से बाहर एसेट्स है, जैसे ऑफिस में एसेट्स है, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स में इंक्लूड नहीं हो जाएगा। बट फैक्ट्री में जो भी मशीनरी लगी है, फैक्ट्री की बिल्डिंग जो है, उसका डेप्रिसिएशन भी डायरेक्ट एक्सपेंस है बिजनेस के कंटेक्स्ट में, नॉट उस प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट के लिए इनडायरेक्ट है, बट बिजनेस के कंटेक्स्ट में फॉर ऑल द गुड्स वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। फैक्ट्री में जो भी खर्चा हो जाएगा दैट इज कॉस्ट इंक्लूड इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द फैक्ट्री, तो फैक्ट्री का जितना भी खर्चा होगा वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। तो ऑफिस का जितना भी खर्चा होगा वो फिर पीएनएल में जाएगा। और अगर आपको ओपनिंग कुछ डब्ल्यूआईपी, अब किसी भी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में क्या होता है, 3 स्टेज होते हैं मेरे दोस्तों, 3 स्टेज होते हैं। एक होता है आपका रॉ मटेरियल, वो बनता है डब्ल्यूआईपी, और फिर बनता है वो फिनिश्ड गुड, फिर बनता है वो फिनिश्ड गुड। 3 स्टेज में आपका बनता है रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी और, तो 3 स्टेज होते हैं, रॉ मटेरियल, उसके बाद वो डब्ल्यूआईपी बनता है और फिर जाके वो फिनिश्ड गुड बनता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपने निकालना है कि जो भी आपने गुड्स बनाए उनकी प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी है। तो जो भी वो गुड्स बनेंगे जो आप फिर ट्रेडिंग अकाउंट में लोगे, तो वो क्या होगा, रॉ मटेरियल जो सारा लगा होगा वो, और डब्ल्यूआईपी जो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होगा, क्योंकि वो भी तो फिर यूटिलाइज हो गया उन फिनिश्ड गुड्स में। तो डब्ल्यूआईपी अगर एट द एंड ऑफ द ईयर तो क्या होगा, सारा तो गुड्स आपने बनाया नहीं होगा पूरा, तो कुछ आपका डब्ल्यूआईपी होगा। तो जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी होगा वो यहाँ पे आएगा, क्योंकि वो उसकी कॉस्ट तो आप इंक्लूड होगी, और जो बाई प्रोडक्ट निकला उसकी कॉस्ट आप लेस करोगे यहाँ से, और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी जो मौजूद है वो तो अभी कॉस्ट ऑफ द गुड्स बनाए नहीं, और जो बाकी भी खर्चा हो निकला वो आप ट्रेडिंग अकाउंट में करोगे क्रेडिट, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट करोगे, और यहां से बोलोगे आप कि जितना भी खर्चा आपने कर दिया, वो जितना भी खर्चा हो गया उसमें से लेस करोगे जो बाई प्रोडक्ट से रियलाइज होगा और जो अभी बना नहीं है पूरा, बाकी जितना भी खर्चा होगा वो आपका निकलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब आपको समझ आ गया बात, कैसे निकालोगे कि जो भी गुड्स आपने बनाए उनकी कॉस्ट कितनी है, तो जितना भी खर्चा हो गया इन गुड्स के कंटेक्स्ट में, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे, उसमें से लेस करेंगे जो बाई प्रोडक्ट्स हमने सेल कर दिए या सेल हो जाएंगे उनकी रियलाइज वैल्यू, और जो गुड्स अभी पूरे बने नहीं है वो, और बाकी जो है वो सारा खर्चा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा फिर ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मतलब ऑल द एक्सपेंसेस विच हैव बीन इनकर्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वो और लेस करेंगे हम जो क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा, और फिर सेल्स के साथ कंपेयर करेंगे हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक क्वेश्चन हम करेंगे तो समझ आ जाएगा पूरा। अब जरा एक क्वेश्चन देखो ताकि आपको एक ग्रिप आ जाएगी, बहुत आसान क्वेश्चन है। मिस्टर विमल रन्स ए फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस सोप्स, तो विमल जो है वो क्या बनाता है, सोप बनाता है। फॉलोइंग डिटेल्स वर अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, ये इसकी एक्टिविटीज की सारी जो लिस्ट है वो दी है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑफ मिस्टर विमल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। बहुत आसान है, आपको क्या बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो सबसे पहले आपका बोलोगे रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो आप बनाओगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट।
तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सबसे पहले क्या आएगा सर? सबसे पहले हम लिखेंगे रॉ मटेरियल कितना हमने कंज्यूम किया, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो जरा देखो क्वेश्चन को, कितना था ओपनिंग रॉ मटेरियल? सर ओपनिंग रॉ मटेरियल था 1,70,000। आप यूनिट्स भी लिख सकते हो, यूनिट्स एंड अमाउंट, तो मैं यूनिट्स यहां पे हटा रहा हूं। ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना था आपका? 1,70,000। और क्लोजिंग कितना है? 1,90,000। और परचेज कितना किया था? 8,20,000। तो रॉ मटेरियल अगर देखा जाए तो आप बोलोगे ओपनिंग था 1,70,000, ऐड करेंगे इसको परचेजेस, परचेज है आपका 8,20,000, तो 1,70,000 प्लस 8,20,000, तो टोटल हो गया ये 9,90,000। इसमें से लेस करेंगे हम क्लोजिंग रॉ मटेरियल जो अभी आपने यूज नहीं किया है। क्लोजिंग रॉ मटेरियल है आपका 1,90,000। इट मीन्स आपने 8 लाख के रॉ मटेरियल यूटिलाइज कर दिया, आपने अभी तक 8 लाख का मटेरियल यूज कर दिया। तो ये तो आपकी डायरेक्टली कॉस्ट आ गई, ये आपका डायरेक्ट मटेरियल तो लग गया 8 लाख, तो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट हो जाएगा 8 लाख। उसके बाद तो आपका मटेरियल हो गया। उसके बाद ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी आपका 16,000 रुपया था, तो इट मीन्स ये भी आपने यूज किया होगा, जो फिनिश्ड गुड बना होगा उसमें ये कॉस्ट भी तो आएगी 16,000। हाँ सर, तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी भी 16,000 आ जाएगा। तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 16,000। उसके बाद सर क्लोजिंग बचा है अभी 12,000 यूनिट्स बचे हैं, 12,000 यूनिट्स बचे हैं जिनकी कॉस्ट है अभी 20,000 रुपया। तो ये जो 20,000 रुपया डब्ल्यूआईपी का, ये हमने सीखा था वैल्यूएशन कैसे करना होता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन में। तो ये जो 20,000 का माल बचा हुआ है, तो ये क्या कॉस्ट होगी या इनकर? नहीं सर, ये हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो यहां पे आएगा बाय क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, बाय क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितना सर? इसकी कॉस्ट है 20,000। चलो ये भी हो गया। उसके बाद हायर चार्जेस। अब मशीनरी के हायर चार्जेस कितना है? एट द रेट 60 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। आपने कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए? सर हमने 5 लाख यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए। अगर आपने 5 लाख यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर दिए तो आपको कितना देना पड़ा होगा हायर चार्जेस? सर 5 लाख इंटू 0.6 कितना होता है? 3 लाख रुपया। सर हमें 3 लाख रुपये देने पड़े। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो डायरेक्ट एक्सपेंस में आपका क्या आएगा? सर हमारे हायर चार्जेस आ गए 3 लाख के। और क्या लगा है दोस्तों? सर डायरेक्ट वेजेस लगी है हमारी, डायरेक्ट वेजेस लगे हैं 0.8 पर यूनिट ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड। जो आपने यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर दिए 5 लाख, उस पे लगा है 0.8, तो 5 लाख इंटू 0.8 प्लस 0.4 ऑफ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितना है? 12,000, तो 0.4 इंटू 12,000 एम प्लस एमआरसी। तो टोटल आपका खर्चा हो गया है डायरेक्ट वेजेस पे 4,04,800। 4,04,800 कैसे निकला 4 लाख? सर 5 लाख पे 0.8 और जो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है 12,000 यूनिट्स, उस पे लगा है 0.4, तो वो आता है 4,800। टोटल हो गया है 4,04,800। तो आपकी जो डायरेक्ट वेजेस लगी है 4,04,800। उसके बाद आपको क्या लगा है? सर फायर चार्जेस ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री का रेंट आपको कितना लगा है? 2,20,000। फैक्ट्री रेंट 2,20,000 और 2 आपका लगा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे आपका लगा है 1,80,000।
तो जो 5 लाख यूनिट्स आपने बनाए हैं मेरे दोस्तों, जो 5 लाख यूनिट्स आपने बनाए हैं, अगर आप यहां पे देखोगे उनके लिए आपको कितना खर्चा हो गया। सिंपल सी मैथमेटिक्स है सर। 8 लाख रुपया हमारा जो मटेरियल लगा वो, और ओपनिंग WIP आपका हमारा 16,000 था वो। सर 3 लाख रुपया हमें देने पड़े हायर चार्जेस मशीनरी के। सर 4,04,800 हमें लगे रेंट, ये वेजेस। सर 2,20,000 हमें फैक्ट्री की कॉस्ट लगी, और 1,80,000 हमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस में खर्चा हो गया। उसके बाद उसमें हमें कितना बचा है, अभी 20,000 का माल बचा है। तो आपका टोटल खर्चा कितना हुआ, द कॉस्ट ऑफ द गुड्स जो आपने प्रोड्यूस करती है वह है 19,08,000। तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में एज कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। तो फिर अगर आपके पास ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स है तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा, टू ओपनिंग गुड्स, टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, एंड बाय सेल और बाय क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स, और फिर आपका निकलेगा जीपी। समझ आई बात कैसे जीपी निकालेंगे। तो ये आपको यहां पे समझ आया कि मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज में एक और अकाउंट बनता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जहां पे हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड टोटल कितना होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका निकला बाय ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर 19,08,000। तो यहां पे आप यूनिट्स भी साथ में लिख देना, ठीक है ना, ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, और ये जो यूनिट्स आपने बना दिए 5 लाख। ठीक है, बेसिकली इतना ही है आपका मेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं पहले MCQs कराता हूं, उसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन है जिसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है, और बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, बट पहले मैं आपको MCQs कराता हूं, क्योंकि अगर कोई बच्चा है वो सिर्फ MCQ करना चाहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उसके लिए वो क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं है। बट अगर कोई बोलता है कि नहीं मैं होल एंड टू एंड समझने की कोशिश करूंगा, तो वो प्लीज क्वेश्चन नंबर 3 भी देखे। बट पहले मैं आपको MCQs कराता हूं, बहुत आसान है। MCQ नंबर 1, अंडरस्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन द पीरियड विल। अगर आप अंडरस्टेटमेंट मतलब होता है कम लिख लेना, ओवर स्टेटमेंट और अंडर स्टेटमेंट होता है। ओवर स्टेटमेंट होता है ज्यादा दिखाना, अंडर स्टेटमेंट होता है कम कर देना। अगर आपने क्लोजिंग WIP को कम दिखा दिया, उसकी वजह से क्या होगा, अभी मैंने आपको दिखाया था क्लोजिंग WIP कहां आता है, ये देखो आप खुद ही बोलोगे सर क्लोजिंग WIP इस तरफ आता है, आपने इधर 7,800 दिखाया। अगर आप इसको बढ़ाओगे, अगर इसका बढ़ाओगे तो क्या होगा सर, अगर हम इसको बढ़ा देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स कम हो जाएगा, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर कॉस्ट ऑफ गुड्स है। कॉस्ट ऑफ गुड्स कम होगा तो क्या हो जाएगा, जीपी बढ़ जाएगा। बट अगर आप इसको कम करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स बढ़ेगा, जीपी कम हो जाएगा। तो समझ आया, अगर आप क्लोजिंग WIP या इनफैक्ट क्लोजिंग स्टॉक को कम करते हो, प्रॉफिट घट जाता है। क्यों, जितना भी आप क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाओगे, या मेरे को दिखा था ट्रेडिंग अकाउंट में, जितना भी आप क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाओगे आपका जीपी बढ़ेगा, क्योंकि ये यहां से क्रेडिट साइड से आ रहा है, जितना ये बढ़ेगा उतना जीपी बढ़ेगा। बैलेंसिंग फिगर गेम है जीपी का। तो अगर आप क्लोजिंग WIP को कम करोगे तो आप अपने प्रॉफिट को कम कर रहे हो। तो इसका देखो आप ऑप्शन क्या है, अंडरस्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग WIP इन द पीरियड विल अंडरस्टेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, नहीं। ओवर स्टेट द करंट एसेट्स, नहीं। अंडरस्टेट नेट इनकम। तो इसकी करेक्ट आंसर जो है वो सी पार्ट है। दूसरी चीज है सेल्स इज इक्वल टू, सेल किसके बराबर है सर, सेल है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस प्रॉफिट। तो जो फॉर्मूला था आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू जीपी। तो अगर आपको सेल निकालना है तो इसको कॉस्ट प्राइस को इधर लगो, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू जीपी प्लस कॉस्ट प्राइस। अब देखो कौन सा ऑप्शन है, कॉस्ट माइनस जीपी, नहीं, कॉस्ट प्लस जीपी। तो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अब थर्ड पार्ट देखो, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, यस। प्रोडक्शन ओवरहेड, यस। फैक्ट्री ओवरहेड भी आता है वो, है ना, सब मैंने आपको कॉस्ट वाले लेक्चर में दिखाया था। वर्क ओवरहेड भी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द थ्री। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जो है ओवरहेड्स है, इनको आप मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बोलो, या प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोलो, या वर्क्स ओवरहेड भी बोलो, बिल्कुल ठीक। सेल वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट, जो आपका बाई प्रोडक्ट निकला वहां की जो उसकी सेल वैल्यू तो वो आप उसका क्या करते हो सर, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से लेस करते हैं। तो इज क्रेडिटेड टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, बिल्कुल ठीक। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या बोलता है सर, इट शोज द टोटल कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग द फिनिश्ड गुड्स, यस। इट प्रोवाइड्स द डिटेल्स ऑफ द फैक्ट्री कॉस्ट, यस। इट फैसिलिटेट्स रिकंसिलिएशन ऑफ द बुक्स ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स विद कॉस्ट रिकॉर्ड्स, द आंसर इज यस। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो अगर आप
क्वेश्चन नंबर 3 भी देखना चाहते हो तो आप मेरे साथ रुके रहो। अगर नहीं, आपको लगता है कि सिर्फ कंप्यूटर एग्जाम के लिए है और आपको एंड टू एंड समझने की जरूरत नहीं है, तो आप इस लेक्चर को यहाँ भी एंड कर सकते हो। बट अगर आप पूरा क्लैरिटी लेना चाहते हो तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम डिस्कस करेंगे, आप उसको देख लेना। ये देखो, ऑन 31 मार्च 2020 द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर वाइट वर एज फॉलो। ये क्वेश्चन भी मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, बट मैं डिस्कस करूंगा आपको ऐसा एंड टू एंड। ऑन 31 मार्च 2020 द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर वाइट वर एज फॉलोज। ये इनकी ट्रायल बैलेंस थी, तो इस तरफ आपने इसने डेबिट रखा है और इस तरफ क्रेडिट रखा है, तो किसी भी तरीके फॉर्मेट में होता है वो मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये इसका ट्रायल बैलेंस है। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। स्टॉक ऑन 31 मार्च वर, रॉ मटेरियल जो आपका है क्लोजिंग वो आपका है 16,200, फिनिश्ड आपके हैं 18,100 और सेमी फिनिश्ड गुड्स जो WIP है वो आपका 7,800। सैलरीज एंड वेजेस, जो आपकी सैलरीज एंड वेजेस है अनपेड फॉर मार्च 2020 वर, सैलरी आपका 900 है अनपेड, जो सैलरी आउटस्टैंडिंग कहलाता है, और वेज आपके आउटस्टैंडिंग है 2,000। उसके बाद मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड ऑफिस फर्नीचर बाय 7.5%, दैट इज 7.5%। ये 71 नहीं देखना, ये 7.5% है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इट बी मेंटेन एज एट 1% ऑफ सेल्स, तो जितनी भी आपकी सेल्स है उसका आपने प्रोविजन करना है 1%। ऑफिस प्रेमिसेस ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ द टोटल एरिया, तो जितना भी आपका टोटल एरिया है उसका ऑफिस प्रेमिसेस 1/4 है, इट मींस 3/4 आपका फैक्ट्री एरिया है, तो फैक्ट्री का कॉस्ट आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा, ऑफिस का कॉस्ट आपको P&L में जाएगा। लाइटिंग इज टू बी चार्ज, जो आपका लाइटिंग का खर्चा आ गया दैट इज बी चार्ज एज 2/3 ऑफ द फैक्ट्री कॉस्ट, दैट इज 66.67% वो फैक्ट्री कॉस्ट है, एंड 1/3 आपका ऑफिस का खर्चा है। ऑफिस का खर्चा P&L में, फैक्ट्री का कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग में। प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस, तो सबसे पहले क्या बनेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या बनेगा मेरे दोस्तों, ये आपका ट्रायल बैलेंस है, तो एक एक चीज करके हम देखेंगे कौन सी चीज कहां पे आ जाएगी और एडजस्टमेंट का ख्याल रखेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 21,000, तो ये कहां पे जाएगा सर, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। ओपनिंग रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस, ये कहां पे जाएगा सर, ये भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। तो मैं यहां पे वो लिख दूंगा कौन सी चीज कहां पे जाएगी, आप फिर खुद ही बना देना। रॉ मटेरियल आपका जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, वर्क इन प्रोग्रेस आपका जाएगा मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट साइड में। फिनिश्ड गुड्स, अब फिनिश्ड गुड्स कितने थे हमारे ओपनिंग 1500, ये कहां पे जाएगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ये डेबिट लिखता हूं मैं साथ पे, ये डेबिट लिखता हूं, ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में कितना बाय सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये फिनिश्ड गुड्स है। और सन्ड्री डेटर्स, सर ये सन्ड्री डेटर्स जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड में। कैरेज ऑन परचेजेस, जो आपने परचेजेस कर दी मेरे दोस्तों, उस पे जो आपको किराया लगा, या आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हो, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हो, आप परचेज करते हो गुड्स का, तो उसका किराया वो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। बट यहां आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो उसका किराया कहां पे जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, तो ये जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड। बिल्स रिसीवेबल सर ये बैलेंस शीट में एसेट साइड। वेजेस मजदूरों को जो पैसा दिया, तो यहां पे मैन्युफैक्चरिंग है तो ये जाएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। सैलरीज अगर कुछ नहीं लिखा है तो वेजेस होता है फैक्ट्री के कंटेक्स्ट में जो मजदूरों को दिया, और सैलरी जो है वो एम्प्लॉयज को होती है, तो सैलरी जाएगा आपका P&L में। टेलीफोन पोस्टेज अगर कुछ नहीं लिखा है तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस P&L में मानोगे। रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस का फर्नीचर, तो इसका फैक्ट्री के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो ये P&L में जाएगा डेबिट। कैश एट बैंक सर ये बैलेंस शीट में जाएगा। ऑफिस फर्नीचर ये बैलेंस शीट में जाएगा, बट इसका आपको ख्याल रखना है डेप्रिसिएशन का। रिपेयर्स टू प्लांट, अब प्लांट है तो मानना है यहां पे फैक्ट्री, तो ये जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। परचेजेस, यहां पे आप परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मानना है, तो ये जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जब आप रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालोगे, ठीक है ना। सन्ड्री क्रेडिटर्स सर ये आपकी लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में जाएगा। बिल्स पेएबल लायबिलिटी है, बैलेंस शीट का। सेल ऑफ स्क्रैप, जो आपने स्क्रैप कर दिया सेल, तो यहां पे आप बोल सकते हो ये बाई प्रोडक्ट आ गया यहां पे, तो आप ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्रेडिट करोगे, ठीक है ना। तो आप जो भी करते हो जो स्क्रैप निकला वो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस में से लेस करोगे, तो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। कमीशन रिसीव्ड आप इनडायरेक्ट इनकम मानोगे अपनी, तो ये जाएगा P&L में।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1650 का क्रेडिट बैलेंस है, इट मींस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आज तक का आपने इतने बना के रखा है। फिर आपने देखा है नया कितना बनाना है, उसकी डिफरेंशियल एंट्री करनी है, वो मैं आपको दिखाता हूं अलग से। कैपिटल अकाउंट सर ये बैलेंस शीट में जाएगा, सेल्स ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, बैंक ओडी ये बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, तो यहां तक कंप्लीट होगा। सिर्फ मैंने आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की एंट्री दिखानी है। 1650 का प्रोविजन है, कोई दिक्कत नहीं। प्लांट एंड मशीनरी 70,000 सर ये बैलेंस शीट में एसेट जाएगा, बट इस पर डेप्रिसिएशन है वो लगानी है। रेंट 6,000, अब 6,000 के रेंट है, ऑफिस का एरिया है 1/4, ऑफिस का एरिया है 1/4, तो 6,000 में से 1,500 पीएनएल में जाएगा रेंट, और 35 फिर आएगा 4,500 वो फैक्ट्री के कॉस्ट में जाएगा। क्यों? आपने पूरा रेंट दिया 6,000, अब बोला है कि ऑफिस सिर्फ 1/4 में, बाकी में फैक्ट्री लगी है, तो फैक्ट्री का खर्चा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें 4500 आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा और 1500 आपका पीएनएल में जाएगा। रेंट आपका 1350 है। लाइटिंग के बारे में क्या लिखा है सर? लाइटिंग के बारे में लिखा है 2/3 फैक्ट्री कॉस्ट, 1/3 ऑफिस, तो लाइटिंग का 2/3 1350 इंटू 2/3 आपका फैक्ट्री और बाकी पीएनएल। जनरल एक्सपेंसेस पीएनएल। फिर आपको ख्याल रखना था सैलरी इतना अभी नहीं दिया है, तो ट्रायल बैलेंस के बाहर है सैलरी और वेजेस, तो ये वेजेस जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में और ये सैलरी जाएगा पीएनएल में, और 2900 क्या आएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी, ये जाएगा बैलेंस शीट में भी। ठीक है ना, ये आपको पता है एडजस्टमेंट एंट्रीज। वेजेस जाएगा फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, और सैलरी जाएगा पीएनएल में, और दोनों मिला के आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है, ऑफिस फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमें कितना करना है? 1% ऑफ सेल्स। तो आपकी सेल्स कितने मेरे दोस्तों? देखो आपकी सेल्स कितनी है, आपकी सेल्स है 167,200। 167,200 का 1% आपको 1672 रुपया आपको क्या करना है? प्रोविजन करना है। आपका प्रोविजन कितना है अभी? 1650। इट मींस आपको 22 का और प्रोविजन करना है, तो आप प्रोविजन और करोगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन 22। ठीक है ना, तो बहुत आसान था ये। अब देखो कैसे बना है इसने, बहुत आसान है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या आएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग था 21,000, परचेज किया 85,000, लेस किया क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो वेजेस आपकी थी 13,000, उस पे से आउटस्टैंडिंग वेजेस आपकी 2,000, टोटल 1,500। उसके बाद फिर कैरेज ऑन परचेज, यहां पे ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो जाएगा 1,500। रिपेयर्स टू प्लांट, प्लांट का इसमें जाएगा। रेंट 4,500, क्यों? 6,000 था, 1/4 था ऑफिस का एरिया। लाइटिंग 2/3 और डेप्रिसिएशन प्लांट पे जो थी वो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। ठीक है ना, और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी आपका 7,800 है, सेल ऑफ स्क्रैप आपका 25 है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स जो आपने मैन्युफैक्चर कर दिया तो वो था 1,90,000। अब देखो इसके बाद क्या बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में आपके ओपनिंग गुड्स कितने थे सर? ओपनिंग गुड्स थे 1,500। जो आपने गुड्स प्रोड्यूस कर दिया उनकी कॉस्ट थी 1,90,000। जो आपने सेल कर दिया 1,67,200, और जो आपके गुड्स बचे हैं 18,100, तो यहाँ पे आपका जीपी आ गया 50,800। तो ये जीपी जाएगा पीएनएल में 50,800, आपको कमीशन मिली 450 की, और आपका खर्चा हो गया सैलरी पे हो गया आपका 10,900, टेलीफोन पे इतना 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 ये सारा, और लास्ट में प्रोविजन आपने कितना करना है एक्स्ट्रा 22, तो आपका नेट प्रॉफिट आएगा 34,778। उसके बाद आप फिर बैलेंस शीट बनाओगे, कैपिटल में ऐड करोगे नेट प्रॉफिट 34,778, और वेजेस और सैलरी आउटस्टैंडिंग ये भूलना नहीं, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1672 लेस करके टोटल इतना आएगा, और इस तरह से आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी। इस तरीके से मेरे दोस्तों हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर है वो कंप्लीट हो गया। तो अगर मैं सीए फाउंडेशन की बात करूंगा, आपके 70 मार्क्स कंप्लीट हो गए। अब हमें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चेक करना है, वो कंप्लीट कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम एनपीओ वाला टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कम से कम आपके 10 मार्क्स उससे आने की उम्मीद है।